सबसे पहले तो मैं बजट पे कहना चाहूँगा कि ये एक थोड़ा सा बिटर स्वीट बजट था विच हैज़ लेफ्ट अस वांटिंग मोर। बजट से काफ़ी उम्मीदें थी एक्सपोर्ट सेक्टर को। जैसे राइस का सेक्टर है वो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट है। जिस समय सरकार ने भी आज थोड़ा सा हिंट दिया कि जैसे ग्लोबल ट्रेड के अंदर एक क्योस मचा हुआ है, हर देश जो शक्तिशाली देश है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी देशों पे दबाव डाल रहा है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी था कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जैसे चावल चावल एक फूड स्टेपल आइटम है जो हम 172 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत का एक नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट है क्योंकि कई देश हमारे चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चावल अपना भारत एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो कई देश मुसीबत में आ जाएंगे। ये भारत को एक डिप्लोमेटिक लेवरेज देता है और भारत की ग्लोबल शक्ति को बढ़ाता है। इस बजट में हमें कई उम्मीदें थी कि राइस सेक्टर के लिए कई नई नई चीज़ें लाई जाएगी। इस सेक्टर को जो महत्वपूर्णता या जो उसको इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंस देने के लिए कई मेजर्स दिए जाएंगे। सरकार ने कुछ मेजर्स तो इसके अंदर लेके आए जो सेक्टर को इनडायरेक्टली बेनिफिट देंगे। कुछ सरकार ने कुछ फ्रेमवर्क भी बनाए जिन फ्रेमवर्क को आने वाले समय में इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे सरकार ने कहा कि जो एमएसएमईज है, अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है वो ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू एमएसएमईज की प्रोक्योरमेंट करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो राइस सेक्टर है उसमें काफ़ी भारी मात्रा के अंदर एमएसएमईज मौजूद है। काफ़ी सरकारी एजेंसीज चावल का प्रोक्योरमेंट करती है और भी फूड आइटम्स का प्रोक्योरमेंट करती है। तो ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू ये होने से उनको पेमेंट एश्योरेंस भी होगी और उनको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे। दूसरा, उन्होंने ये अनाउंस करा कि सूरत के थ्रू एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरत जो है वो गांधीधाम और कांडला पोर्ट के नज़दीक है। कांडला पोर्ट से भारत का लगभग 30 से 40% एक्सपोर्ट वॉल्यूम कांडला पोर्ट के थ्रू है। तो ये जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सूरत तक बनाया जाएगा तो नॉर्थ इंडिया का जो भी फूड प्रोड्यूस है उसको कांडला तक जाने में भी आसानी होगी, उसके अंदर भी उसका कॉस्ट कम होगा। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर इस मेजर का भी हमें फायदा मिलेगा। एक उन्होंने ये बोला कि कोकोनट, कोकुआ और कैश्यू और कई इस तरीके के कोस्टल आइटम्स की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए भी एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उनकी हाई वैल्यू वैरायटीज को प्रमोट करने के लिए सरकार यूथ को इंगेज करने के लिए कई तरीके के नए मेजर्स लेके आएगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि राइस सेक्टर को इन नए प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड करा गया है या नहीं करा गया है, बट जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ तो उससे ये उम्मीद है कि अभी तक राइस की हाई वैल्यू वेराइटीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। पर क्योंकि एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है तो आने वाले समय में हमारी संस्था इस फ्रेमवर्क के ऊपर सरकार के साथ वर्क करेगी, जिस वजह से इन हाई वैल्यू बासमती वेराइटीज़, नॉन बासमती राइस वेराइटीज और जीआई वेराइटीज को भी इस फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड करा जाए। एक और जो लास्ट मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगा वो है आपका भारत विस्तार के ऊपर। भारत विस्तार का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके अंदर एग्री स्टैक, एआई और आईसीएआर के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को यूज करा जाएगा टू इंक्रीज फार्मिंग प्रोडक्टिविटी। हमने ये देखा कि भारत के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी पैदावार होती है कई एग्जॉटिक वेराइटीज़ की। इन एग्जॉटिक वेराइटीज़ की काफ़ी भारी डिमांड भी है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, पर क्योंकि इनका प्रोडक्शन स्केलेबल नहीं हो पाया है अभी तक और इनके ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म्स बहुत इस्टेब्लिश नहीं है, जिस वजह से एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर अभी तक हम इनको मेन स्ट्रीम सेल्स के अंदर नहीं ला पाए हैं। पर भारत विस्तार जैसे मेजर्स की वजह से इनके ऊपर काफ़ी वर्क हो सकेगा और आने वाले समय में जो ये एग्जॉटिक वेराइटीज़ है इनका एक्सपोर्ट की बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे मौजूद है। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि FII के आउटफ्लोज क्यों हो रहे हैं, क्यों इनफ्लोज इंडिया भारत के अंदर नहीं आ रहे, देखिए ये एक बहुत ही चिंताजनक क्वेश्चन है। आपने ये देखा हो कि पिछले एक साल के अंदर भारत की जो करेंसी है वो डॉलर के प्रति लगभग 6.5% डिप्रिशिएट करी है, पर इससे महत्वपूर्ण पाउंड के प्रति 14.5% डिप्रिशिएट करी है और यूरो के प्रति 22% डिप्रिशिएट करी है। भारत में आज हम एवरेज में अगर इंटरेस्ट रेट देखें या अपनी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो इन सब ने 10% से कम की रिटर्न जनरेट करी है पिछले एक साल के अंदर।
इसका मतलब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ने भारत में पैसा लगाया है तो उसने नेट में 10% रिटर्न के बावजूद भी लॉस करा है। तो ये करेंसी की इंस्टेबिलिटी, मार्केट की अंडर परफॉर्मेंस और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल ना होना एफआईआई की इनफ्लोस कम होने का महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है। तो आने वाले समय में, आज ही मैंने सुबह इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करी कि डिपॉजिट के ऊपर भी जो इनकम है उसको इक्विटीज के एट पार लाया जाए, कि अगर कोई व्यक्ति डिपॉजिट्स के अंदर 2 साल से ज़्यादा पैसे रखता है तो उसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की तरह की एक रिजीम में लाया जाए, क्योंकि जब ये मेजर्स लाए गए थे तब उस टाइम इक्विटी मार्केट्स इतनी डेवलप नहीं थी। तो आज के समय में बैंक्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से वो डिपॉजिट्स को होल्ड कर पाए अपने पास। तो कई कॉम्प्लेक्स कारण है जिस वजह से सरकार इस पर काफ़ी वर्क कर सकती थी इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, बट कोई नहीं, हमारा काम जारी रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि शायद इस साल जो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई वो अगले साल पूरी होगी।